नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज माधव। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अभी संविधान सभा के बारे में डिस्कस करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। संविधान सभा का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ? तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय एक वामपंथी नेता थे। उन्होंने ये विचार रखा कि संविधान सभा भारत की होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक 1934 तक आते आते पूरे भारत में आज़ादी की लहर दौड़ चुकी थी और उस समय सभी को लग रहा था कि भारत आज़ाद हो जाएगा। परंतु आज़ाद भारत का शासन का संचालन कैसे होगा? तो वह शासन का संचालन करने के लिए संविधान की आवश्यकता होगी, और उस संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो वह संविधान सभा के द्वारा होगा। तो संविधान सभा होनी चाहिए, इसका विचार 1934 में एम.एन. रॉय नाम के एक वामपंथी नेता ने रखा। उस समय के प्रखर वामपंथी नेता थे। इसी को बाद में 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा के गठन की मांग के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और पंडित नेहरू ने 1938 में 1938 में संविधान सभा के सदस्य चुनने के लिए, निर्वाचन के लिए कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इन सदस्यों के अलावा कोई बाहरी हस्तक्षेप इसमें संविधान सभा में नहीं होगा, यानी कोई भी भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब इस बात को, क्योंकि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, परंतु व्यवहारिक स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में यह बात सामने रखी कि भारत की एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्य रूप से भारतीय लोग होंगे। मुख्य रूप से भारतीय का मतलब, इसका मतलब कुछ विदेशी भी होंगे, यानी कुछ ब्रिटेन के लोग भी होंगे। और तब तक हम लोग इस मूड में कतई नहीं थे कि कोई एक भी व्यक्ति वह विदेश का, यानी इंग्लैंड का, इस संविधान सभा में स्थान प्राप्त करे। तो इसीलिए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव आता है फिर बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स वह प्रस्ताव सामने रखते हैं कि हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। दूसरी बात, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन केवल भारतीयों का ही होगा, विदेशी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन यह होगा 1946 के बाद, यह होगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। और द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब, तो फिर भारतीयों ने इस पर भी प्रश्न क्रिएट किया कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्यों, 1942 में, आज ही क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। इसके साथ साथ दूसरी एक और बात हुई, मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार का मतलब है कि क्योंकि भारत में और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, इसलिए हिंदूवादी नेता ही इसमें स्थान प्राप्त कर पाएंगे और मुसलमानों का इसमें वर्चस्व नहीं होगा, मुसलमानों का इसमें स्थान नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस प्रकार के संविधान सभा की मांग को अस्वीकार करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं, और हम तो चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र वह गठित किए जाएं, अलग से बनाए जाएं, और भारत अपनी संविधान सभा बनाए और पाकिस्तान अपनी संविधान सभा बनाए, और विभाजन की मांग रखती। तो इस कारण से यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया गया। कुल मिलाकर के क्रिप्स प्रस्ताव भी माना नहीं गया। तीसरा, कैबिनेट मिशन। तब तक इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सत्ता स्थापित हो जाती है।
1946 में क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और क्लीमेंट एटली की कैबिनेट के 3 सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ऐसे 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत की एक स्वतंत्र संविधान सभा होगी और उसमें सभी लोग भारतीय होंगे। और उसमें ये कहा गया उन्होंने कि 389 सदस्य कुल होंगे। उसमें कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर कहा गया 389 सदस्य इसमें कुल होंगे। उन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। ब्रिटिश भारत का मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जहां पर ब्रिटेन की डायरेक्ट गवर्नर नियुक्त होते थे ब्रिटेन की ओर से, जैसे बॉम्बे प्रांत था, जैसे मद्रास प्रांत था, ऐसे ब्रिटिश प्रांतों की जहां डायरेक्ट ब्रिटेन की हुकूमत थी वहां से 296 सदस्य होंगे। और 4 चीफ कमिश्नरी 292 सदस्य होंगे। और 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट, जहां पर चीफ कमिश्नर का आदेश चलता था, तो 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट से सदस्य होंगे। तो 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक। इस प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट के सदस्य होंगे, यानी कुल मिलाकर के 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। और क्या कहा गया? इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यह बात भी कही गई थी कि मुस्लिमों की अनदेखी नहीं होगी, मुस्लिमों को अनदेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है? चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है कि जैसे बॉम्बे प्रांत है, उसमें जितने मुस्लिम रहते हैं, यानी टोटल आबादी के जितना % मुस्लिम रहता है उतनी % सीट्स मुस्लिम्स की, और जितना % सिख रहता है उतनी % सीट सिख की। और एक सामान्य वर्ग था, जितना % इसके अलावा, इन 2 कम्युनिटी के अलावा जो शेष कम्युनिटी जितने भी रहती थी वो सभी % टोटल जो है सीट्स वो उनकी। तो इस प्रकार ब्रिटिश प्रांतों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व था, यानी मुस्लिम्स को जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीट्स मिलेगी % के आधार पर प्रांतों में, और सिख को भी उतनी ही सीट मिलेगी जनसंख्या के आधार पर, और सामान्य वर्ग को भी जितनी सामान्य वर्ग की जनसंख्या होगी उतनी सीट्स मिल जाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग को संतुष्टि हुई और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को। और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर वोटिंग हुई। एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि यानी जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे उन सभी को वोट डालेगा वो प्रतिनिधि जो प्रांत की असेंबली का प्रतिनिधि है, तो वो प्रतिनिधि उनको वोट डालेगा, सभी को वोट डालेगा और सभी को प्रेफरेंस के आधार पर वोट डालेगा, प्राथमिकता के आधार पर। तो जिनको प्राथमिकता, यानी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता, तो जो पहली प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोग जिस पर आ जाएंगे वो विजयी हो जाएगा। इसी को एकल संक्रमणीय मत के आधार पर और चुनाव कहते हैं। और क्या हुआ? इस प्रकार वहां पर चुनाव, यानी भारत में चुनाव और संपूर्ण हुआ। चुनाव संपूर्ण होने के पश्चात जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट परिणाम कैसे थे? कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और अन्य जो दल थे और स्वतंत्र जो थे उनको 15 सीट्स मिली। यानी इन 296 में से 208 ये और 73 ये और 15 ये, तो ये 296 होते हैं। इसके साथ साथ और क्या था? इसके साथ साथ कहा गया था दूसरी बात
ये तो थे सभी के सभी चुनाव होकर के संविधान सभा में आने के लिए। दूसरी प्रकार की भी प्लानिंग थी देशी रियासतों की। देशी रियासतों में 93 सदस्य जो हैं वो देशी रियासतों से रखे गए और उन 93 सदस्यों का जो मनोनयन है वो कौन करेगा? वो उनकी रियासत का प्रमुख करेगा। रियासत का प्रमुख उन 93 सदस्यों का अलग अलग रियासतों के अलग अलग प्रमुख वो मनोनयन करेंगे, मनोनीत करेंगे। यानी कुल मिला के प्रश्न यदि यूपीएससी में आता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वह निर्वाचित थे या मनोनीत थे, तो आंसर है निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। ना तो केवल निर्वाचित थे और ना केवल मनोनीत थे, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही थे। ये सदस्य सभी निर्वाचित थे और ये सदस्य सभी मनोनीत थे, परंतु ये सदस्य मनोनीत पूर्ण रूप से नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि देशी रियासतें जो थी उन्होंने अभी अपना भविष्य तय नहीं किया था कि वह भारत में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और इसीलिए वो संविधान सभा में शामिल हो या ना हो। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ये जो सभी के सभी 296 सदस्य जो हुए उनकी एक मीटिंग हुई। बाद में कार्यप्रणाली कैसे रखी? बैठक हुई। प्रथम बैठक संविधान सभा की होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। 211 सदस्य उपस्थित होते हैं और ये जो 211 सदस्य थे, इन 211 सदस्यों में 9 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला, यदि प्रश्न आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन थी, तो वो बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसी प्रकार से और क्या हुआ इसमें, तो 9 दिसंबर की जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए इनको उस दिन केवल एक ही काम हुआ, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। परंतु आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 389 सीट्स में से केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। आखिर कारण क्या था? कारण केवल 2 बड़े कारण थे। पहला कारण क्या था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा का, और इसीलिए मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ये सभी सदस्य इन्होंने बायकॉट कर दिया। इसके साथ साथ और क्या हुआ, 93 सीट्स जो मनोनयन हुआ था देशी रियासतों के माध्यम से, वो भी अपने भविष्य को लेकर के अंधकार की स्थिति में थे। भविष्य उन्होंने तय नहीं किया था और इसीलिए ये 93 सीट्स भी, ये 93 सदस्य भी इस संविधान सभा की मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। तो इस कारण से 211 सदस्य की कम उपस्थिति का ये सबसे बड़ा कारण था। ये 2 बड़े कारण थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बैठक हुई संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, यानी ठीक 2 दिन के पश्चात होती है। उसमें केवल एक ही काम हुआ, और वो काम क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 2 कार्य थे। 2 काम क्या क्या थे संविधान सभा के? पहला काम था संविधान का निर्माण करना। जब वो संविधान का निर्माण संविधान सभा कर रही है उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे, और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का काम संविधान निर्माण करना था। और दूसरा काम संविधान सभा का क्या था? वो संविधान सभा का दूसरा काम था पार्लियामेंट की भूमिका का निर्वहन करना, यानी विधायिका के रूप में काम करना, विधि निर्माण का काम करना। विधि निर्माण के काम करने के समय, यानी विधायिका का काम करने के समय इसके अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। वो 1952 तक रहे, प्रथम संसद गठन तक।
यानी प्रथम संसद गठन मई 1952 में होता है। लेकिन उससे पहले अगर 1951 में भारत का संविधान का संशोधन हुआ, वो संशोधन कैसे हुआ? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन वो इसी बॉडी ने किया, संविधान सभा ने किया। जीवी मावलंकर ही अध्यक्ष थे। तो इसीलिए इसके दो काम थे, एक संविधान निर्माण करना था, दूसरा विधायिका के रूप में यानी पार्लियामेंट के रूप में काम करना था। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? अन्य काम क्या थे? अन्य और क्या हुआ? इस संविधान सभा के निर्माण में, इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 11 सत्र टोटल हुए और अंतिम सत्र जो है संविधान के निर्माण का अंतिम सत्र जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान के जो हमारा संविधान बनना था उसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अभी देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, अलग अलग प्रकार की समितियों का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति गठन की गई और वो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये सभी सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इस प्रकार की संविधान निर्माण की जो बड़ी समितियां थी वो ये थी संघ शक्ति समिति, इनके सभी के अध्यक्ष भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ 2 उप समितियां, ये भी जान लेना जरूरी है। 2 उप समितियां, एक उप समिति थी मूल अधिकार संबंधी परामर्श उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इन सभी समितियों के द्वारा अपना अपना काम बड़ी प्रामाणिकता से किया गया और प्रामाणिकता से करने के पश्चात निष्कर्ष ये पहुंचा कि अंत में 3 बार संविधान सभा के वाचन हुए, संविधान का वाचन हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 को हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के यहां पर 17 अक्टूबर है दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और तृतीय वाचन इसका 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ। और अंततोगत्वा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान वह आंशिक रूप से लागू हो जाता है। आंशिक रूप से लागू का मतलब केवल उसमें कुछ ही अनुच्छेद वह लागू होते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद लागू होते हैं? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 326, आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये सभी आर्टिकल उस समय आंशिक रूप से जो संविधान लागू होता है इस दिन वो लागू कर दिए गए। परंतु आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू क्यों हुआ? आंशिक रूप का क्या अर्थ है? आंशिक रूप से क्यों लागू हुआ, पूर्ण रूप से क्यों नहीं? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 26 जनवरी का दिन एक विशेष दिवस था और उस 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। तो इसीलिए उस दिन का महत्व कम ना हो जाए, उस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन यह तय किया गया कि संविधान इस दिन लागू होगा। इसके साथ साथ संविधान सभा के द्वारा और क्या क्या काम किए गए दोस्तों? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। वर्तमान तिरंगा ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रमंडल, मैंने आपको बताया था राष्ट्रमंडल क्या है? उन देशों का समूह जहां पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित थी, यानी जो ब्रिटिश कॉलोनी थे वो सभी देशों का एक समूह था और उस राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता का भी वो संविधान सभा के द्वारा ही सत्यापन किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान यानी जनगण मन और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह प्रथम राष्ट्रपति भी इसी दिन बने 24 जनवरी 1950 को। इस प्रकार हमने आज संविधान सभा के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। मेरी वीडियो की करंट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।